बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 18 करोड़ रुपए के घर ने जनरल साहब की आवाज बंद करा दी है। ये क्या स्टोरी है और इसका भारत से और भारत की फौज से क्या ताल्लुक है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि नए सदर पाकिस्तान के एक जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट मैदान में आ गए हैं, खुल के सामने आ गए हैं और कैंपेन चल रही है। वो कैंपेन कौन चला रहा है, खबरें कौन दे रहा है और वो सदर पाकिस्तान कौन है। तो आपको पता है कि इलेक्शन होने हैं अगर हुए तो, और वैसे तो ऐलान हो रहा है कि अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त में हुकूमत खत्म हो जाएगी, अपनी मुद्दत पूरी हो जाएगी इस असेंबली की, तो यह हुकूमत खत्म हो जाएगी। और कभी इम्कान ये कि यह हुकूमत खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो आएगी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट, वो कब तक चलेगी। उससे पहले एक खबर यह भी थी कि शायद आसिफ जरदारी साहब को उससे पहले ही सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो रहा है मामला। पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन के लिए शोर मचा रही है। वो क्या कहानी है, वो क्यों चाह रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन बहरहाल सदर पाकिस्तान का भी इंतखाब होना है, तो वो आसिफ जरदारी साहब हों या कोई और कैंडिडेट हों, अभी तक जो बज़ाहिर सामने नजर आ रहे कैंडिडेट्स, उसमें आसिफ जरदारी साहब सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। लेकिन अगर वो बिलावल साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सदर पाकिस्तान कोई और भी हो सकते हैं। वैसे तो हमारे वो बूटों वाली सरकार जो है ना, क्या नाम है उनका, फैसल वाडा साहब, हाँ फैसल वाडा साहब भी अपनी तरफ से सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और वही बूटों, वो टेबल पे बूट रखे हुए थे, वो शूटिंग करने चले गए थे चाइनीज कॉन्सुलेट पर, जब हमला हुआ पिस्टल पकड़ के शूटिंग कर रहे थे। काफी मजाहिया किस्म के कैरेक्टर हैं, लेकिन अपने ताल्लुकात की बिना पर, अपने कॉन्टेक्ट्स जो है उनके जहां पर हैं उसकी बिना पर वो समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो निगरान वजीर आजम भी बन सकते हैं, वो मुस्तकिल सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं। खैर वो वजीर तो रहे हैं, हमने देख ही लिया है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब जो नए कैंडिडेट सामने हैं, वैसे तो ये नए नहीं हैं। मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इमरान खान साहब के दौर में कैद थे, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब सामने आए थे और उन्होंने एक एहतजाजी तहरीक शुरू की थी, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला। और मतलब वो डायरेक्ट उनके लिए नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो उसको लिंक करते हैं कुछ लोग। और उस वक्त जब हुकूमत के खात्मे की बात होती थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, और कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने ओके कर दिया है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो नई हुकूमत बनाने की सूरत में नून लीग उन्हें सदर पाकिस्तान बना देगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये खामोशी छा गई, फिर पीपल्स पार्टी की एक मूव की सूरत में, और फिर जहां जहां भी वो जिसने भी सपोर्ट किया, कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ होगी इमरान खान के। जैसे भी मैनेज हुआ, इमरान खान साहब की छुट्टी हो गई, तो मौलाना साहब की सदारत जो है वो जरा बैकग्राउंड में चली गई थी। अब कुछ दिन से, एक दो दिन से ये खबरें आ रही हैं, और आज हबीब अकरम साहब ने अपने प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि वजीर आजम के साथ जो मौलाना की मीटिंग हुई है उसमें ये चीजें भी डिस्कस हुई। अंदरूनी कहानी बाकी चीजों के अलावा ये है कि उस मीटिंग में एक तो नवाज शरीफ साहब भी शामिल हुए ऑनलाइन, और वहां डिस्कशन हुई, और ये फैसला हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान अगले सदर पाकिस्तान होंगे अगर नून लीग जीत जाती है और नून लीग हुकूमत बनाती है तो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मियाँ साहब चाहें, जो विनिंग पार्टी है, जो इलेक्शन जीत जाएगी पार्टी, वो जाहिर है उनकी मर्जी से ही सदर पाकिस्तान भी बनेंगे, तो अगर वो मौलाना को बनाने चाहें तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बजा बात है। लेकिन शायद इस तरह से हो ना सके, और ये खबर भी हबीब अकरम साहब की खबर है। यकीनन उनके बड़े ज़बरदस्त सोर्सेज हैं, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ से उन्हें कोई खबर ऐसी मिली होगी। लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन जो आ रहा है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद से ये कैंपेन चला रहे हैं कि उन्हें सदर पाकिस्तान बनाने की बात की जाए, और वो उसमें जो बचत चाह रहे हैं या जो उसका आउटकम चाह रहे हैं वो केपी में अपने गवर्नर को बचाने के लिए है। केपी में जो उनके मौजूदा गवर्नर हैं, उनका ताल्लुक मौलाना साहब की जमात से है, उनके हवाले से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी और एएनपी को उन पर काफी सारा इतराज है, और इवन नून लीग भी शायद उनसे खुश नहीं है, और एक बात चल रही है कि उन्हें तब्दील किया जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान उनको बचाने के लिए, उस कवर के लिए अपनी ये वाली कैंपेन उन्होंने शुरू किया कि वो खुद सदर पाकिस्तान बन रहे हैं, और अब वो नेगोशिएशन में आएंगे, और इसमें वो क्या क्या चीजें गेन कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, क्या बचा सकते हैं, और क्या मुस्तकबिल के लिए यकीन दहानियां ले सकते हैं। बहरहाल एक बड़े सियासी लीडर हैं,
और बड़ी कामयाबी से अपनी पॉलिटिक्स को चला रहे हैं और सर्टेन एरियाज में उनके पास अच्छी सपोर्ट भी, पब्लिक सपोर्ट भी मौजूद है। और एहतजाजी तहरीक के लिए जो स्टफ चाहिए होता है, जो लोग कारकुन कमिटेड और मतलब बहुत उस लीडर के हुक्म पे बस खड़े हो जाने वाले, स्टैंड लेने वाले और मुकाबला करने वाले, वो लोग जो हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास बहुत से मौजूद हैं। हमने पिछले दिनों भी इस्लामाबाद में इसका मुजाहिरा देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सदर पाकिस्तान के इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हों, क्योंकि हालात बदल गए हैं। अब बड़ी गेम नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद खेल रहे होंगे और उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक बड़ा नंबर होगा, एक अच्छा ग्रुप होगा और फिर वो डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे। आज़ाद उम्मीदवार और आईपीपी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये दो एक ग्रुप बन जाएंगे बड़ा, जो हुकूमत साजी में फैसला करेंगे। उस दौरान में फिर सदारत ले लेना, क्योंकि आम इंतखाबात में सीट्स जो होंगे, नंबर जो होगा वो मैटर कर रहा होगा कि कितने नंबर हैं मौलाना के पास। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा नंबर हो जिसकी बुनियाद पर वो कौमी असम्बली में अपना पावर शो कर सकें और उसकी बुनियाद पर सदारत भी ले सकें। बहरहाल सियासत में कुछ भी बैद नहीं है और हबीब अकरम साहब की खबर है, तो लेट्स होप कि इसमें कुछ ना कुछ होगा भी। और दूसरी तरफ जो मैंने शुरू में जिक्र किया वो ये बात है कि 18 करोड़ रुपए के घर ने जनरल साहब की आवाज़ बंद करा दिया। और भारत से इसका ताल्लुक यूं है कि 2 दिन से, बल्कि अब तो 3-4 दिन हो गए हैं, पहले जो था उसमें दी प्रिंट इंडियन जो अखबार है, मीडिया है, उसमें यह खबर शुरू हुई, चली, और फिर उसके बाद ट्रिब्यून इंडिया में परसों दोबारा ये बड़ी डिटेल से खबर शाया हुई। और खबर कुछ यूं है कि आर्मी स्टॉप्स पेंशन वार्निंग टू वेटरन्स, और ये उन लोगों के लिए है जो फोर्सेस का इमेज को सोशल मीडिया पे खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं या उसको नेगेटिव साइड पे पेश कर रहे हैं। अच्छा, भारत जैसे मुल्क में जहां पर फौज का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है, और हम उसकी मिसाल देते हैं, हमारे सियासतदान अमूमन उसकी मिसाल देते हैं कि देखें जी, इंडिया में कभी किसी जनरल को यह जरूरत नहीं हुई कि उन्होंने मार्शल लॉ लगा दें या कंट्रोल करें हुकूमत को, बज़ाहिर कभी ऐसी चीज नजर नहीं आई। अच्छा, वहां पर भी फौज ने ये खुद ये डिसीजन किया है कि वो लोग, वो वेटरन्स, वो साबिक फौजी ऑफिसर्स जो फौज के इमेज को मीडिया में, खुसूसन सोशल मीडिया पर झूठी खबरें लगाकर, प्रोपेगेंडा वीडियोस लगाकर, उसका मनफी प्रोपेगेंडा करके उसको पेश कर रहे हैं फौज के इमेज को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसमें उनकी पेंशन्स रोकना, उनकी मरात रोकना, इस तरह की तमाम चीजें ना सिर्फ शामिल है बल्कि फौज को और पुलिस को, दोनों को यह ऑर्डर मिला है कि ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस बनाकर, कमांडर्स को इनफैक्ट वो इंस्ट्रक्शन गई है कि अगर ऐसे लोग जो आपके नॉलेज में जब आते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस के जरिए केसेस बनाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, अब इंडिया जैसा मुल्क, अगेन मैं ये बात करूंगा कि जहां पर काफी लिबर्टी है फौज के खिलाफ बात करने में, वो इवन आपको याद होगा वो मूवी थी, इंडियन मूवी थी, जिसमें वो पायलट्स का था कि एयरफोर्स के चीफ ने कुछ जहाज़ों का सामान जो था, पार्ट्स कुछ ऐसे खरीदे थे, सब स्टैंडर्ड थे, उसमें से कमीशन खाई थी और फिर उसके बेटे ने ही जाकर अपने बाप को शूट कर दिया था। तो मतलब एक बड़ा बोल्ड एक इशू था, ये टॉपिक था जिस पर उन्होंने ये मूवी बनाई और चली और कोई मसला नहीं हुआ। तो इंडिया जैसे मुल्क में भी जहां इतने लिबर्टी है फौज के खिलाफ बात करने के हवाले से और पुलिस वहां पर उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर करती है, फौजी एहलकारों को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे मुल्क में भी फौज के इमेज पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का यह आलम है कि उन्हें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि उनके खिलाफ पुलिस के जरिए कार्रवाई करें और उनकी पेंशन्स और दीगर मराहत रोक ली जाएंगी। हमारे यहाँ रिसेंट पास्ट में आके ये खुसूसन इमरान खान साहब की जो कैंपेन चली है, उनकी छुट्टी होने के बाद 9 अप्रैल 2022 को जब वो तेरे कूचे से हम निकले बहुत बेआबरू होकर, उस दिन के बाद से जो उन्होंने खुसूसन फौज के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन की, फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की और पुराने फौजी खुसूसन उस कैंपेन में इस्तेमाल हुए, तब से हमारे यहाँ इस हवाले से कुछ एक्टिविटी हुई। उससे पहले बाजवा साहब ने भी कुछ थोड़ा सा स्टेप लिया था और फिर उसके बाद भी अब भी इस तरह की खबरें आई हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो खुसूसन जो मुझे खबर मिली है ज़राए से, वो
अब वो खबर है जैसे भी इसकी हकीकत किस हद तक है, मे बी जनरल साहब खुद उस पर किसी वक्त रोशनी डाल सकें, अगरचे उनकी रोशनी आजकल बंद हुई है, फ्यूज हुई है। जनरल अमजद शुएब साहब बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का बड़ा शोर मचाया होता था उन्होंने। वैसे तो वो टीवी चैनल्स पर भी बैठे होते थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया था, और जो धड़ाधड़ उन्होंने फौज ही के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, फौज की टॉप कमान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया इमरान खान की मोहब्बत में, वो भी एक कमाल है। और अच्छा, वो सुनते भी कोई नहीं थे, मतलब हकाइक जानने की कोई जरूरत नहीं उन्हें, मतलब उन्होंने इमरान शफकत साहब का एक वो व्लॉग देखा सुना नहीं, उसका जो है ना थंबनेल देखा और उस पर उन्होंने तकरीर शुरू कर दी। उन्होंने कहा देखें जी इमरान शफकत क्या कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये नहीं सोचा, ये नहीं जहमत गवारा की कि ये देख लें कि उसमें उन्होंने कहा क्या है। अच्छा, जो बात वो कर रहे थे उसके बिल्कुल उलट था, मतलब उन्होंने एक बात करके उस पर क्वेश्चन मार्क दिया और कहा कि ये गलत खबर फैलाई जा रही है, और उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन जनरल अमजद शुएब साहब से कौन कुछ पूछ सकता है, जनरल थे वो। अच्छा, फिर इमरान खान की मोहब्बत में अंधे हुए थे, तो हकीकत से, सच्चाई से तहकीक करने से उनका क्या ताल्लुक, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना था, शोर मचाना था। तो वो 9 मई से खामोश हो गए हुए हैं। उनका आखिरी व्लॉग जो आया था वो 9 मई को था, और मुमकिन तौर पे 9 मई के जो उस दिन के जो हादसा सानेहा, जो दहशतगर्दी, जो शरपसंदी हुई है, वो उससे पहले उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया था शायद, तो उसके बाद से उनका कोई व्लॉग नहीं आया। तो अब खबर ये मिल रही है कि उन्हें क्लियर कट मैसेज मिला है कि भाईजान ये जो मराहत है ना सारी, ये सारी वापस। अच्छा, ये काफी सारे लोगों के लिए था, वैसे उनके लिए खसूसन जो नंबर कोट हुआ है कि जो 18 करोड़ रुपए का आपका घर है ये भी वापस चला जाएगा। तो फिर साहब, वो बताने वालों के बकौल कि फिर साहब की जो आवाज जो है ना वो जरा डगमगा गई। आवाज तो नहीं डगमगाई क्योंकि आवाज तो हमने दोबारा सुनी नहीं है, खुद वो जरा डगमगा गए और उसके बाद वो खामोश हो गई। 18 करोड़ का घर। अच्छा, वैसे जब मैं बात कर रहा था एक दोस्त से, वो कहा यार वो ज्यादा का होगा, 18 करोड़ में नहीं मिलता ऐसा घर, हो सकता है 28 का हो, 25 का हो, 50 का हो, मतलब ये इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, मैं तो वैसे ही परेशान हो जाता हूँ सुन के ना। तो लेकिन अगर 18 करोड़ का भी है तो भाई बड़ा घर होगा भाई। तो उनको ये 18 करोड़ का घर अजीज है, मतलब उन्होंने समझदारी से काम लिया और अब वो खामोश है। अब वो इमरान खान की मोहब्बत में अपनी ही फौज, अपने ही मुल्क, अपने ही इदारों, अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपने कमांडर्स के खिलाफ शोर मचाने से, ये मैं विद इन ब्रैकेट्स कह रहा हूं शोर, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो शोर नहीं था, वो आप समझ जाए वो क्या कर रहे थे, उनके खिलाफ शोर मचाने से बाज आ गए हैं। अच्छा, हमारे भी फौजियों को सोचना चाहिए, रिटायर्ड फौजियों को खुसूसन, कि वो जिस इदारे को, जो उनका प्राइड है, ठीक है, जो हमेशा जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, जिस इदारे के साथ काम करते हुए इस मुल्क की हिफाजत के लिए वो तैयार खड़े हुए थे, अपनी जानों की कुर्बानी तक देने के लिए, उन्होंने मतलब क्या, किस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए वो, जिसकी वजह से वो उसी मुल्क, उसी फौज, उसी इदारे के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। तो अगर इंडिया की खबर हमारे सामने है, और आई एम श्योर दूसरे ममालिक में भी इस तरह की लिबर्टी नहीं मिलेगी कि आप अपनी ही फौज के खिलाफ झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर नफरत पैदा करें लोगों में, फौजियों के खिलाफ, उनकी जान माल, इदारे, दफातर, घर, फैमिलीज को रिस्क पे ले आए। ये प्रॉब्ली कहीं भी अलाउड नहीं होता। तो ये हमारे मुल्क में भी अब अगर इस पे सोचा जा रहा है, बल्कि अब अगर इस पे एक्शन हो रहा है, तो शायद हम कोई बेहतरी की तरफ चलें। और वैसे तो वो जो डेफेमेशन का लॉ है वो पूरी तरह से उस पे होना चाहिए, अमल होना चाहिए। सिर्फ फौज ही नहीं, वो तो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे खुद भी एक्शन ले रहे हैं फौज वाले। तो किसी भी इदारे, किसी भी फर्द, किसी भी ग्रुप, किसी भी पार्टी के खिलाफ झूठा जो प्रोपेगेंडा है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और जब उसके लिए सबूत मांगा जाए तो हमारे अदालती सिस्टम के मुताबिक मतलब 5 साल 10 साल के लिए लटकाए रखें, स्टे पर स्टे। हमारे यहाँ तो जो कौमी अहमियत के मामलात होते हैं, जो लोगों की जिंदगी जिसमें दाव पर लगी होती है, उस पर भी अदालतों को कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे ही 130/139 नहीं आ गया है। तो ये जो डेफेमेशन के केसेस होते हैं, ये सारे इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहां पर हारे और जीते जाते हैं। वहां पे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, ये हमारा ARY वाले कई मरतबा भुगत चुके हैं, बोल वाले हैं, बाकी सब लोग हैं, कि उन्हें वहां ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ती है, जुर्माना पे करना पड़ता है। तो काश हमारे मुल्क में भी इन चीजों पर तवज्जो दी जाए, और ताकि हम झूठे प्रोपेगेंडे से बच सकें और कोई
तामीरी साइड पर चल सके, कोई मुस्बत साइड पर चल सके। तनकीद 100% दुरुस्त है, होनी चाहिए, लेकिन जायज तनकीद होनी चाहिए। जहां गलत काम है, अच्छा, और उसमें कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। जहां हम एग्जैजरेट करके, झूठ बोलकर चीज़ों को फैलाने की कोशिश करें, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ताकि हमारा शुमार भी दुनिया की महज़ब कौमों में हो सके और हम भी जो है वो तरक्की के सफ़र पर कुछ आगे की तरफ बढ़ सकें। शुक्रिया।